नमस्कार। आज हम अपक्षय का अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपक्षय, वेदरिंग जिसको कहा जाता है, अपक्षय क्या है, अपक्षय के प्रकार कौन कौन से हैं, इनका अध्ययन आज करेंगे। अपक्षय का मतलब है चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना फूटना। इसके अंतर्गत परिवहन सम्मिलित नहीं है। अपक्षय के अंदर क्या होता है कि चट्टानें हैं वो अपने स्थान पर ही टूटती फूटती रहती है, वो कहलाता है अपक्षय। अब इसमें चट्टान के जो परिवहन है, जो चट्टान टूट जाती है उसका परिवहन होता है, उसको सम्मिलित नहीं किया जाता अपक्षय, क्योंकि ये परिवहन की क्रिया होगी वो अपर्दन में आएगी, अपक्षय नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगी? अपर्दन। इसलिए इसमें केवल चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना सम्मिलित है। ये एक प्रकार की स्थैतिक क्रिया है, गतिशील क्रिया इसमें सम्मिलित नहीं है। अगर स्थैतिक और गतिशील दोनों क्रिया सम्मिलित होती हैं तो इसको अनाच्छादन कहा जाता है, अपक्षय नहीं कहा जाता। अपक्षय में केवल स्थैतिक क्रिया ही सम्मिलित होती है, यानी चट्टानों का अपने स्थान पर ही चट्टानों में टूट फूट होती तो उसको कहा जाएगा अपक्षय। साधारण हम शब्दों में कह सकते हैं कि अपक्षय है वो ताप, जल, वायु तथा प्राणियों का कार्य है जिसके द्वारा यांत्रिक या रासायनिक परिवर्तन से चट्टानों में अपने स्थान पर ही टूट फूट होती रहती है, तो ये कहलाता है अपक्षय। अपक्षय के प्रकार देखें तो अपक्षय के 3 प्रकार। एक है भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। इन 3 प्रकारों को हम देखते हैं, विस्तृत वर्णन करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला भौतिक अपक्षय, पहला भाग है भौतिक अपक्षय, जिसको यांत्रिक अपक्षय भी कह सकते हैं। भौतिक अपक्षय को यांत्रिक अपक्षय भी कहा जाता है। सूर्यातप हैं, तुषार हैं तथा वायु द्वारा चट्टानों में विघटन होने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कह सकते हैं या यांत्रिक अपक्षय, ये आपको याद रखना है। दूसरा नाम है इसका यांत्रिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय में यद्यपि देखा जाए तो ताप का परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावशाली कारक माना जाता है, फिर भी इसके अंतर्गत दाब मुक्ति, जल का जमना, पिघलना और गुरुत्वाकर्षण का भी सहयोग रहता है। यांत्रिक अपक्षय को अलग अलग रूपों में हम देख सकते हैं, जैसे ताप के कारण है चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन हो जाता है। जब तापमान गिरता है तो चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन होता है। हम देखते हैं कि ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन होता है। तो ये भौतिक अपक्षय है या यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। जब सूर्य की किरणें गिरती हैं, तापमान गिरता है चट्टानों पर, तो क्या होती है, चट्टानें वो गर्म हो जाती है, और जब सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, रात हो जाती है, दिन में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, रात को सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, तो चट्टानें वापस क्या होती है, सिकुड़ती है। तापमान के कारण फैलती है, सिकुड़ती है। तो इस तरह चट्टानें वो ढीली हो जाती है, उसमें टूट फूट प्रारंभ हो जाती है, तो इसको कहा जाता है भौतिक अपक्षय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है तापमान के कारण। अब वर्षा के जल के द्वारा भी चट्टानों का बिखराव होता है, उसमें टूट फूट होती है। वर्षा का जल है वो चट्टानों के अंदर चला जाता है, कई छेद हैं और धरातल का आंतरिक भाग गर्म है, तो ऐसी स्थिति में वो भाप बन के ऊपर उठती हैं। तो ऐसी स्थिति में चट्टानों में चटकने पड़ जाती है। यहाँ तापमान गर्म चट्टान है और उस पर वर्षा हुई तो
वो चट्टान चटक जाती है। तो दबाव की क्रिया के माध्यम से भी चट्टानों में टूट फूट होती है धरातल के आंतरिक भाग में जल पहुँचने से। तुषार कण है उनके द्वारा बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन हो जाता है। तो इस तरह यहाँ देखें तो भौतिक अपक्षय के अंतर्गत तापमान है, तुषार है और वायु द्वारा मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस प्रकार का अपक्षय होता है। वायु द्वारा है अपदलन होता है, क्योंकि वायु चलती है तो ऊपरी परतें चट्टानों की वो उखड़ जाती है, तो यह क्रिया अपदलन कहलाती है। तो इस तरह भौतिक या यांत्रिक अपक्षय में तापमान है, तुषार है, वायु है आदि के द्वारा चट्टानों में टूट फूट को सम्मिलित करते हैं। दूसरा आता है हमारा रासायनिक अपक्षय। दूसरा प्रकार है अपक्षय का रासायनिक अपक्षय। अब क्या होता है, वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें और जल वाष्प उसकी अधिकता है, परंतु जब इनका जो संयोग होता है वो जल से हो जाता है तो अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। जब तक जल से संपर्क में नहीं आता है तब तक अपक्षय नहीं होता, लेकिन जब इनका सहयोग है वो जल से होता है तो ये सक्रिय गोलक हो जाते हैं, चट्टानें इसमें घुल जाती हैं। तो इसके अंतर्गत हम ऑक्सीकरण की क्रिया है, कार्बनेशन है, हाइड्रेशन है, सिलिका का पृथक्कीकरण है, इन सभी को सम्मिलित करते हैं। ऑक्सीकरण क्या है कि वायु की ऑक्सीजन का संयोग जब जल से होता है तो जल में मिली हुई ऑक्सीजन की क्रिया वो चट्टानों के खनिजों पर पड़ती है। इस कारण खनिजों में ऑक्साइड बन जाते हैं और जिससे चट्टानों में वियोजन होने लगता है। ऑक्सीजन की इसी क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीडेशन जिसको कहते हैं, तो ऑक्सीकरण कहा जाता है। जिन चट्टान में लोहे के यौगिक अधिक होते हैं उनमें ऑक्सीकरण का प्रभाव सर्वाधिक होता है। आग्नेय चट्टानों में अगले देखा जाएगा तो लोहा है, लोहा सल्फाइड है, पाइराइट के रूप में पाए जाते हैं। इन पर ऑक्सीकरण के प्रभाव से प्रायः जंग लग जाता है, जिस कारण चट्टानें क्या होती है, ढीली पड़ जाती है एवं वियोजन होने लगता है। तो यही अपक्षय कहलाता है, ऑक्सीडेशन के माध्यम से या ऑक्सीकरण के माध्यम से होता है। दूसरा आता है कार्बोनेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण है जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। तो इन कार्बोनेटों के माध्यम के निर्माण से क्या चट्टानों में घुलनशील तत्व हैं वो अलग होकर जल के साथ हो लेते हैं। इसी कारण से कार्बोनेशन को गलन भी कहा जाता है। तो जब लौह सल्फाइड या पाइराइट पर कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जल का प्रभाव होता है तो उसके क्रमशः लौह के कार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाते हैं। लोहे का कार्बोनेट अत्यधिक घुलनशील होता है और जल के साथ शीघ्रता से चट्टान से अलग होकर के मिल जाता है। इस प्रकार देखें तो कार्बोनेशन के माध्यम से भी अपक्षय होता है। देखें तो जैसे अगर उदाहरण लें कि चूने का पत्थर है वो साधारण जल से नहीं घुलता, लेकिन जब इनका संयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है तो चूने का पत्थर है वो कैल्शियम बाई कार्बोनेट में बदल जाता है, जो कि आसानी से जल के साथ घुलकर मिल जाता है। इस प्रकार देखें तो ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन और तीसरा है हाइड्रेशन या जल योजन जिसको कहते हैं, इसके माध्यम से भी चट्टानों में अपक्षय होता है। चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन से चट्टानों के खनिजों में हाइड्रोजन की क्रिया होती है। कह सकते हैं कि चट्टानें जल सोख लेती है तथा उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। इस क्रिया से कभी कभी क्या होती है कि मौलिक चट्टानों के वास्तविक आयतन में
कई गुना विस्तार हो जाता। इस प्रकार चट्टानों के आयतन में विस्तार के कारण उनके कणों और खनिजों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस कारण चट्टानें फैलकर टूटने लगती है। तो इस तरह हाइड्रेशन या जल विजन के माध्यम से भी अपक्षय होता। चौथी बात की जाए तो सिलिका का पृथक्कीकरण, इसके माध्यम से अपक्षय होता है, जो कि अपक्षय का एक प्रकार है, रासायनिक अपक्षय, इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो अनेक चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका युक्त चट्टानों में सिलिका अलग हो जाता है तो इस क्रिया को सिलिका का पृथक्कीकरण कह सकते हैं या अलग होना कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे 4 चीज़ें देखी। ऑक्सीकरण, पहली ऑक्सीकरण, दूसरी कार्बोनेशन, तीसरी हाइड्रेशन यानी जल वियोजन, और चौथी सिलिका का पृथक्कीकरण या अलग होना। इसकी यह रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत सम्मिलित है। तीसरा है हमारा अपक्षय के प्रकार के अंतर्गत जैविक अपक्षय, जिसको हम प्राणी वर्गीय अपक्षय भी कह सकते हैं। जैविक अपक्षय के अंतर्गत हम जीव जंतुओं, वनस्पतियों और स्वयं मानव को सम्मिलित करते हैं। तो पहला ले लेते हैं हम जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय कैसे होता है? क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जो बिल बना करके रहते हैं, यानी खड्डा खोद करके रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, धरातल के आंतरिक भाग में धीरे धीरे खड्डा खोदते रहते हैं, यानी अपना बिल बनाते हैं। तो उससे भी चट्टानें हैं वो विघटित हो जाती हैं, चट्टानें खोखली हो जाती हैं। तो ये कम मात्रा में ही होता है, लेकिन इससे भी अपक्षय होता है, जिसको कहा जाता है जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। दूसरा है वनस्पतियों द्वारा अपक्षय। अब वनस्पतियाँ क्या करती हैं कि वनस्पतियाँ हैं वो अपने जो छोटे छोटे पौधे हैं या वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, उनकी जड़ें पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती हैं, जिस कारण चट्टानों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। अब धरातल के आंतरिक भाग में जाकर के ये चट्टानें को कमज़ोर बना देती हैं। तो इस तरह ये वनस्पतियों द्वारा अपक्षय हुआ। जैविक अपक्षय के अंतर्गत तीसरा है मानव जनित अपक्षय। मानव के द्वारा भी अपक्षय होता है, क्योंकि पहले 2 जैविक अपक्षय के अंतर्गत चाहे जीव जंतु थे या वनस्पति थी, उसके माध्यम से अपक्षय कम होता है, लेकिन सर्वाधिक जैविक अपक्षय के अंतर्गत सर्वाधिक सक्रिय है वो मानव स्वयं है। तो मानव के द्वारा भी अपक्षय होता है, क्योंकि मानव है क्या, प्रौद्योगिकी मानव है, ये तकनीकी मानव है, जो कि प्राकृतिक क्रियाओं के अंतर्गत कई गुना अपक्षय करता है। क्योंकि आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस मानव है वो आर्थिक और प्रौद्योगिकी कारण अपर्दन और अपक्षय का सर्वाधिक शक्तिशाली मानव है वो कारक है। मनुष्य है वो अपनी आर्थिक क्रियाओं के द्वारा खनिजों की प्राप्ति के लिए खनन का कार्य करता है, बड़ी बड़ी खदानें खोदता है, चट्टानें खोदता है, सड़क निर्माण का कार्य करता है, और इन खनन या खनिजों को निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग करता है, जिससे क्या होती है, चट्टानें वो उसमें टूट फूट होती है, चट्टानें ढीली हो जाती है। इसी तरह वनों की कटाई करता है, जो कि पहाड़ी ढालों पर अपक्षय का मुख्य कारण। पहाड़ी ढालों पर वन है तो उनका कटाई करता है, तो पहाड़ी ढाल वो ढीले हो जाते हैं। तो इस तरह मानव स्वयं भी एक मुख्य अपक्षय का मुख्य कारक है। मानव द्वारा भी, मानव जनित भी अपक्षय होता। तो इस तरह हमने मोटे मोटे रूप में अपक्षय के 3 प्रकार देखे। भौतिक अपक्षय अथवा यांत्रिक अपक्षय था पहला, दूसरा था रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। इस तरह
अपक्षय की ये 3 प्रकार है। थैंक यू, पढ़ते रहिए।